छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बस्तर पर अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने कोटपाड़ की संधि के विषय में बताया था, पिछले या उससे पहले वाले वीडियो में। तो देखिएगा, जो दरियाए देव है ना, दरियाए देव, इसी के समय में कोटपाड़ की संधि होती है 1778 में। और ये जो कोटपाड़ की संधि हुई थी, किनके मध्य हुई थी? एक तरफ था बस्तर का काकतीय वंश का शासक दरियाए देव, दूसरी तरफ मराठे थे, अंग्रेज थे, जयपुर का शासक था। इन तीनों के साथ दरियाए देव ने अलग अलग संधियां की कोटपाड़ में, और इसी संधि के तहत बस्तर क्षेत्र पर मराठों की अधीनता पक्की हो गई। मतलब कि बस्तर पर जो है मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। और इसके बाद जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी बस्तर के साथ संधि की, और इसी संधि के तहत जो है अंग्रेजों को बस्तर क्षेत्र में एक तरह से प्रवेश करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि इस संधि के तुरंत बाद अंग्रेज बस्तर में नहीं आए, वो तो बाद में आए, लेकिन एक तरह से रास्ता जरूर खुला, क्योंकि बस्तर पर मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। मतलब कि जो बस्तर के जो शासक थे दरियाए देव, उसने जो है मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, और मराठों को टैक्स देना भी स्वीकार किया। 59,000 टकोली देना स्वीकार किया। हालांकि ये पैसा कभी भी जो है बस्तर द्वारा नागपुर के भोसला शासक को नहीं दिया गया, लेकिन एक तरह से जो है बस्तर नागपुर के भोसला शासक के अधीन हो गया। और आगे चल करके अंग्रेजों ने मराठों पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो सीधा सीधा बस्तर भी जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो दरियाए देव के समय ही बस्तर जो है मराठों के अधिकार में चला गया, और दरियाए देव के समय ही बस्तर में अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। कोटपाड़ की संधि 1778, 59,000 टकोली, जो कभी भी बस्तर द्वारा नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे आंसर बताने के पहले। तो देखिएगा, युवा गृह, बस्तर में जो गोंड जनजाति है, सॉरी मुरिया जनजाति, उसमें जो है घोटुल नामक युवा गृह प्रचलित है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वेरियर एल्विन नाम के एक विदेशी वो थे जो आदिवासियों पर रिसर्च करते थे, तो उसने एक पुस्तक भी लिखी है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो भाई यहाँ तो घोटुल है ही नहीं। तो देखिएगा, घोटुल के अलावा, मतलब मुरिया जनजाति के घोटुल के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कई और जनजातियां हैं जिनमें युवा गृह का प्रचलन देखने को मिलता है। तो कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहला है परजा जनजाति। परजा जनजाति जो कि बस्तर क्षेत्र से संबंधित है, बस्तर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है। यहाँ पर ना धागा बक्सर नामक आपको देखने को मिलेगा क्या? युवा गृह धागा बक्सर। उस वक्त दोरला जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ इस तरह का कोई भी युवा गृह प्रचलन में देखने को नहीं मिला है। उस वक्त बिरहोर यहाँ पर है गीती ओना, बिरहोर में गीती ओना। उसके बाद भुइयां में है घसरवाशा। उसके बाद भारिया रंगबंग। तो इन चारों में, मतलब कि परजा में धागा बक्सर, बिरहोर में गितियोना, भुइयां में गसरवाशा, भारिया में रंगबंग, तो इन 4 जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4 5। 1 3 4 5 आपका आंसर होगा, मतलब कि ये आपका उत्तर होगा 1 3 4 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के सभी शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे, निम्न में से कौन सा शासक इसका अपवाद था? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पांडु वंश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। तो पांडु वंश के जितने भी शासक हुए ना, सब के सब वैष्णव मत के अनुयायी थे, मतलब कि वो विष्णु जी को मानते थे। लेकिन एक शासक ऐसा हुआ जो वैष्णव मत का अनुयायी नहीं था, वो जो है शैव मत का अनुयायी था, मतलब कि शिव जी का उपासक था।
तो कौन था भाई वो था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये जो है ना, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में चीनी यात्री वेनसोंग का आगमन हुआ था। और ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ये उत्तर भारत के जो शासक हर्षगुप्त उसका समकालीन था। इसके अलावा दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय, एकदम दक्षिण में जाओगे तमिलनाडु तरफ तो उस तरफ पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये सब जो है एक दूसरे के समकालीन थे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव मत का अनुयायी था। अच्छा, महाशिव तीवर देव ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। उसके बाद ये जो हर्षगुप्त है ना, इसने मौखरी राजकुमारी से विवाह किया था हर्षगुप्त, जिसका नाम था वशाटा देवी। वशाटा देवी, वशाटा देवी। और हर्षगुप्त और वशाटा देवी के ही बेटे हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन। और ये जो रानी वशाटा थी ना, इसने ही अपने पति हर्षगुप्त की याद में महासमुंद के जो सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था रानी वशाटा देवी ने। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में हुआ, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय। और निर्माण किसने करवाया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता रानी वशाटा देवी ने, जो कि एक मौखरी राजकुमारी थी। और इसके पति का क्या नाम था, हर्षगुप्त। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शासक द्वारा सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस शासक द्वारा जारी किए गए अपने सिक्कों पर प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। देखो पहले क्या था, संपूर्ण भारत में ना प्राकृत, ब्राह्मी, इन सब भाषाओं का प्रयोग होता था। धीरे धीरे जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शुरू में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन आगे चल करके संस्कृत भाषा में भी लेख प्राप्त हुई। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस शासक ने पहली बार अपने सिक्कों पर प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। तो देखिएगा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है सरभराज। सरभराज, ये जो सरभराज है ये सरभपुरीय वंश का था और इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। ध्यान रखना, महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश से संबंधित थे। अभी हमने देखा रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम दोनों जो है काकतीय वंश, काकतीय नहीं, कलचुरी वंश से संबंधित है। तो इनके नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र में किस संवत का प्रयोग किया गया है। आरंग ताम्रपत्र जिससे हमें राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम क्या कहेंगे, प्रथम जो लोकल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब पहला क्षेत्रीय राजवंश था। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश पहला क्षेत्रीय राजवंश था। और इस राजवंश के विषय में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, आरंग ताम्रपत्र से। इस वंश के विषय में जानकारी का केवल और केवल यही एक स्रोत है, आरंग ताम्रपत्र। तो यहाँ बोल रहा है कि आरंग ताम्रपत्र में किस संवत का प्रयोग किया गया है। जैसे अभी हम लोग जो है ना 2021 चल रहा है, तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, अंग्रेजों का कैलेंडर उसके हिसाब से 2021 चल रहा है। लेकिन हमारे भारत में शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, इन सब का भी प्रयोग होता आया है। और अभी भी जो है जो धार्मिक कार्य है, शुभ कार्य है, वो इन्हीं के हिसाब से होता है। हालांकि गुप्त संवत के हिसाब से तो नहीं होता है, बाकी शक संवत, विक्रम संवत। तो देखिएगा शक संवत, विक्रम संवत इनका प्रयोग तो नहीं हुआ है आरंग ताम्रपत्र में। तो किसका प्रयोग हुआ है, गुप्त संवत का। गुप्त संवत जिसकी शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में की गई थी। कब, 319 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो है ना आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत उल्लेखित है। क्या है, गुप्त संवत। और इसमें गुप्त संवत कितना उल्लेखित है, तो 188 या फिर 288। देखिए क्या है ना कि जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें जो पहला जो अंक है ना, 1 है कि 2 है, इसमें जो है इतिहासकार कंफ्यूज है। मतलब कि ये 1 है
कि ये 2 है। ये जो है इतिहासकार, मतलब अलग अलग इतिहासकार इसको 188 मानते हैं तो कुछ 288 मानते हैं। तो हमको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन शासकों ने दक्षिण के पल्लव शासकों की तरह भट्टारक की उपाधि धारण की थी? भट्टारक, तो छत्तीसगढ़ के किन शासकों की उपाधि होती थी भाई? भट्टारक। तो देखिएगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो पल्लव शासक है ना, जो दक्षिण में शासन करते थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, ये सब जिन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, वही पल्लव शासक। तो वो जो है ना भट्टारक उपाधि धारण करते थे। तो इसी तरह की उपाधि हमारे छत्तीसगढ़ के किन शासकों द्वारा धारण किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो नल वंश के शासक ये जो है ना भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। जैसे कि अर्थपति भट्टारक नल वंश का एक शासक था ना, भवदत्त वर्मन, उसने भी भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। तो नल वंश के शासकों ने भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शासक के शासनकाल में महाकवि कालिदास जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो प्रवरसेन, जो कि छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासक था भाई? ये सरभपुरीय वंश का शासक था ना, प्रवरसेन। तो इसी के समय में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो अपने क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, महाकवि कालिदास जी का आगमन हुआ था। नहीं, ये ना प्रवरसेन, ये वाकाटक वंश का शासक था। हाँ, वाकाटक वंश का शासक था, माफी चाहूंगा, सरभपुरी वंश का शासक नहीं था, ये वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन। इसी के समय जो है महाकवि कालिदास जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। और सरगुजा के जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं ना, वहां पर महाकवि कालिदास जी ने अपना कुछ समय व्यतीत किया और वहां पर अपनी एक प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम है मेघदूतम, मेघदूतम, इसकी रचना की। ये जो मेघदूतम है एक खंड काव्य है। तो इसकी रचना जो है सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में हुई थी महाकवि कालिदास जी के द्वारा। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर क्षेत्र के किस स्थान से बौद्ध धर्म संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बस्तर क्षेत्र के किस स्थान से बौद्ध धर्म संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भाई एक स्थान है भोंगापाल, भोंगापाल, ये जहाँ तक कोंडागांव जिले में आता है। तो यहाँ से जो है ना बौद्ध धर्म संबंधी स्तूप मूर्तियाँ प्राप्त हुई है भोंगापाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर राम गोपाल तिवारी ने किस स्थान पर ध्वजारोहण किया था? पिछले वाले वीडियो में मैंने दुर्ग में किसने ध्वजारोहण किया था ये मैंने पूछा था। तो इस वीडियो में आपको बताना है कि राम गोपाल तिवारी इन्होंने किस स्थान पर ध्वजारोहण किया था। तो देखिएगा, रायपुर में तो वामनराव लाखे जी ने ध्वजारोहण किया था, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जी ने, धमतरी में किसने किया था नहीं मालूम मुझे, आप लोग अगर मालूम हो तो बताइएगा जरूर। बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। तो इन्होंने कहाँ ध्वजारोहण किया? बिलासपुर में, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा पर्व स्त्री प्रधान है? तो कौन सा पर्व भाई स्त्री प्रधान है? पोला की अगर हम लोग बात करें तो इसको कृषक, किसान भाई मनाते हैं ना। वैसे इसमें भी स्त्रियों की भूमिका होती है, लेकिन ये एक तरह से कृषकों से संबंधित है, मैं स्त्री प्रधान नहीं कहेंगे। हरितालिका तीज ये स्त्री प्रधान है। उसके बाद हरेली ये भी कृषक प्रधान है। कमरछठ ये भी स्त्री प्रधान है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, हरितालिका और कमरछठ, ये दोनों जो है स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। तो 2 और 4 आपका आंसर होगा, 2 और 4 मतलब स इसका उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।